मोशनल ईएमएफ एक वर्ड में समझो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो जाएगा टाइम के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है टाइम के, तब उस समय जो भी किसी भी कंडक्टर पे जो भी कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और उस कंडक्टर पे जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, या तो उस इंड्यूस्ड करंट को क्या बोलेंगे, एज अ इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, उस इंड्यूस्ड करंट के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अभी भी समझ नहीं आया, चलो एक बार और। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ सिंपल सा बोल सकते हो, मोशनल ईएमएफ अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट है टाइम के, ठीक, अब उस समय अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर, मान लो कंडक्टर, ये कंडक्टर मूव कर रहा है, अब इसके ऊपर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उस वही फ्लक्स जिसे बोलते हैं, और उसी फ्लक्स के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है और ये फाइनली एक v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर रही है, तो इसे कंप्लीटली इस पूरे सेटअप को बोला जाएगा जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसे मोशनल ईएमएफ। मतलब मोशन के कारण जो ईएमएफ किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है उसे मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। चलो, तो मोशन के साथ आपका इमोशन से नहीं खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास समझ लेते हैं, एक अपने पास क्या है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। क्या दी गई है? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मान लेते हैं इसमें अपने पास एक ये किस तरह का कंडक्टर दिया गया है। कंडक्टर का लेंथ कितना है? मान लेते हैं कंडक्टर का L लेंथ का एक कंडक्टर दिया है। ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसे मान लो P पॉइंट, इसे मान लो Q पॉइंट, एक PQ पॉइंट अपने पास दी गई है, ठीक। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, PQ पॉइंट दी गई है, और इसमें हम देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है। चलो, तो अपने को क्या क्या कंक्लूड करना है? सबसे पहले तो ये सारी चीजें समझ आ गई। एक अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम्स के इंडिपेंडेंट टाइम के रिस्पेक्ट में उसको फॉलो नहीं हो रही है, ठीक। और इसके बाद वो उसमें एक कंडक्टर है अपने पास PQ कंडक्टर, मान लो उसका लेंथ कितना L का लेंथ है, और वो v वेलोसिटी से उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब ये v वेलोसिटी से अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगी। अब कोई भी चीज है भैया, चार्ज हो या कुछ भी हो, ये भी चार्ज, जो कंडक्टर है इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी उसमें मैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई हो रहा ही है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या अप्लाई होगा? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा BQV फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BQV साइन ऑफ थीटा होता है, या फिर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होता है? Q इंटू V इंटू B, ये होता है। चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, दोनों का आंसर है। चलो, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर साइड आ जाएगा? देखो, अब अपने पास ये रूल है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इसमें इस रॉड पे किधर साइड आएगा। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, ये वाला अपना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा, ये फील्ड का डायरेक्शन देगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो जस्ट फील्ड की ये क्या आ जाएगा? फील्ड की डायरेक्शन अंदर साइड है, ठीक है। करंट वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर साइड है, तो अपना फोर्स का डायरेक्शन इधर साइड, मतलब P से Q। Fm कहाँ प्रोड्यूस होगा? Fm प्रोड्यूस होगा P से Q Fm प्रोड्यूस होगा, और इक्वल्स टू क्या होगा? BQV साइन ऑफ थीटा। और यहाँ S अपने को देखने को मिल रहा है कि परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर है, तो अपन बोल सकते हैं साइन ऑफ 90, मतलब Fm इज इक्वल्स टू BQV साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1, सो Fm इज इक्वल्स टू BQV आ जाएगा। क्लियर? एक तो ये रूल बनता है। दूसरा, अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ अगर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ठीक है। इधर साइड क्या? पॉजिटिव, अदर साइड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एज इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाइड होगा,
हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाइड होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? अब एक चीज हमें समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से कहां अप्लाई होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q से लेकर के P में अप्लाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा है उसके जस्ट अपोजिट में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। क्लियर है? F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों, अब ये इसे एज इक्वेशन 1 मान लो, इसे एज इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं? दोनों इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं दैट Fm इज इक्वल टू Fe। ठीक है, Fm इज इक्वल टू Fe जब तक ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो जाती, बैलेंस्ड कंडीशन तक। तो बैलेंस जब हो जाएंगी तो जनरली ये अपना FVQV इज इक्वल टू Q इंटू E आ जाएगा, और यहाँ से Q कैंसल, सो B इंटू V इज इक्वल टू E आ जाएगा। हाँ, आ गया भैया। ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई एडिशनल फोर्स इसमें अप्लाइड नहीं होगी। इतना ही ज्यादा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही प्रोड्यूस होगा, V इंटू V के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसपे, इसके अक्रॉस हमने को निकालना क्या है? इसके अक्रॉस निकालना है कि इसपे कितना मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मोशनल ईएमएफ मतलब ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, ये निकालना है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा वही एज अ मोशनल ईएमएफ की तरह स्टोर होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा? V इज इक्वल टू E इंटू L होता है। तो V इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? इसे इक्वेशन 3 मान लो। तो पुटिंग इक्वेशन 3, इसकी जगह पुटिंग इक्वेशन 3 को यहाँ पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू, E की जगह क्या लिख सकते हैं? B इंटू V इंटू L। ठीक है, B इंटू V इंटू L, और ये आ जाएगा फाइनली अपना वैल्यू जो अपने पास आ जाएगा एज स्टोर्ड रहेगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर्ड रहेगा, ईएमएफ के वैल्यू स्टोर्ड रहेगा ईएमएफ के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकता है? V इंटू L, और ये आ जाएगा अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर इसे को बोल सकते हो मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ इतना का स्टोर रहेगा इस कंडक्टर में। तो इसका टॉपिक का क्या नाम था? टॉपिक का नाम डाल लेना कि मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाकर मूव करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी में अब ये मान लेते हैं कि ये तो अपने पास एक किसके लिए? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, अगर 90 डिग्री से मूव कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन है। अब यही कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। कंडीशन को क्या करते हैं? मान लेते हैं किसी भी थीटा पे वैल्यूज पे मूव कर रहा है। अब ये थीटा वैल्यू पे मूव करने का मतलब है इसी पे ही ऐड कर लेना, इसी टॉपिक में ही। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे अपने पास इस तरह से दिया गया है। ठीक, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। अपने पास इस तरह से कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर अभी भी ऐसा कर देंगे तो कितने से मूव करेगा? वही मूव कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसका लेंथ L ले लेते हैं, इसका फिर से वही सारी कंडीशंस लेते हैं सेम टू सेम, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऐसे ना मूव करके, ये वेलोसिटी इस तरह से, V वेलोसिटी इस तरह से। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा टाइप के बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो भी अपना लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना के चल रहा है, मतलब वेलोसिटी इस बार थीटा पे। अब पता नहीं है एग्जैक्ट कि 90 पे है, 40 पे है, क्या ये हमें मालूम है थीटा पे है, किसी भी वैल्यू पे हो सकती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसके बाद दो कंपोनेंट्स के कारण ही इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होगा, मोशनल ईएमएफ। तो एक तो थीटा जिसके साथ अटैच रहता है वो हमेशा कौन सा? हाँ, नीचे वाला फैक्टर बनता है। नीचे वाला फैक्टर मतलब एक्स एक्सिस वाला फैक्टर, जो क्या बनेगा अपना V ऑफ कॉस थीटा। इसके नीचे में यहाँ पास लिख के चलो V ऑफ कॉस थीटा। इसके लिए इधर साइड बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? V ऑफ साइन थीटा, V ऑफ साइन थीटा। ये वैल्यू आ जाएंगी दोनों के लिए। अब एक चीज यहाँ, एक चीज क्या ध्यान रखना
कि हमेशा परपेंडिकुलर जो रहेगा चीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो भी चीज परपेंडिकुलर होगा, जो फैक्टर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा, उसी के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो v cos थीटा तो भैया नहीं है, ये तो 0 डिग्री, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग्स पे क्या है 0 डिग्री पे है, तो इसके कारण नहीं, जो चीज परपेंडिकुलर होगा। तो v sin थीटा अपना परपेंडिकुलर पे है, इसको यहाँ पास ऐड कर लेना, थोड़ा सा ही छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिख लेना मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग विद अ थीटा एंगल, थीटा एंगल के साथ अगर मूव कर रहा है तो जो परपेंडिकुलर है उस फैक्टर उसी के में ही सिर्फ और सिर्फ अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर पे, तो v ऑफ साइन थीटा। तो सिंपल इसकी जगह v ऑफ साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, v ऑफ साइन थीटा के कारण अपना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू इस वाले फैक्टर से, इसको x से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं तो इसके ही कहाँ हिसाब से लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू लिखो, ईएमएफ पूरा लिखने की क्या जरूरत है, तो E इज इक्वल्स टू BVL साइन ऑफ थीटा। कंप्लीट, चलो ये दोनों फैक्टर्स कंप्लीट। अब एक आता है कि अगर अपने पास यही कंडक्टर दिया है, सेम टू सेम कंडक्टर है, ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा है, क्या ड्रॉ कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा है, तो सेम टू सेम यही केसेस रहेगा, बस टॉपिक अलग से डाल लेंगे, अलग से क्या डाल लेंगे टॉपिक। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया गया है, अब इसमें एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जो कि ओमेगा एंगल बना के मूव कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से घूम कर रहा है, ठीक है, ये इसका लेंथ भी कितना है, L है। अब इसमें जो वेलोसिटी, ये ओमेगा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से ये कितना मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। टॉपिक क्या लिख लेंगे, टॉपिक लिख लेना मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन मूविंग सर्कुलर CULAR सर्कुलर मूविंग कंडक्टर, सर्कुलर मूविंग कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा। तो v वेलोसिटी से मान लेते हैं ये मूव कर रहा है, उसका सारी क्राइटेरिया ना सेम लेते हैं, सब के लिए सेम टू सेम ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कितना ओमेगा के थ्रू, ओमेगा मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से थ्रू ये सर्कुलर मोशन पे जा रहा है और लीनियरली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसमें एक स्मॉल कंपोनेंट ले लो, स्मॉल कंपोनेंट ले लेते हैं dx, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो dx ले लो, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण ही हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे कि इसमें क्या आएगा। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर बात करते हैं तो स्मॉल एलिमेंट के कारण dx के कारण, ठीक, जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी रहेगी अपना x इंटू ओमेगा, ठीक है, x इंटू ओमेगा मान लेते हैं x dx लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा जो डिस्टेंस है dx एलिमेंट जो हमने लिए हैं, अब उसी dx को इतने के कारण अभी निकाल रहे हैं, अब इसी को थोड़ा थोड़ा करके इंटीग्रेट करते जाएंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट मतलब समिंग कर देंगे, एडिशन कर देंगे, एडिशन करके हम पूरे कंडक्टर के लिए निकाल लेंगे सेम टू सेम, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला टॉपिक सबसे आसान रहता है, इसीलिए अब पूरा एक साथ निकालने जाएंगे तो हर एक के लिए ओमेगा की वैल्यू हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग है, इससे अच्छा सिंपल इंटीग्रेट कर दो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू ओमेगा और ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते हो। और जो अपने पास इक्वेशन है वो इक्वेशन मान लेते हैं, अब कितने के लिए निकाल रहे हैं, dE, ठीक है, इतने के लिए dx एलिमेंट के लिए अपना जो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, dE आ जाएगा। सो dE इज इक्वल्स टू, सिंपल क्या लिख सकते हैं, dE इज इक्वल्स टू VV इंटू L, V इंटू V L, ठीक है, ये लिख सकते हैं V इंटू L। अब ये सिंपल सा ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ L की जगह क्या आ जाएगा, L की जगह ले लेते हैं x,
ठीक है, एल की जगह क्या ले लेते हैं, एक्स। मान लेते हैं ये एल लेंथ कितना है, अभी एक्स डी एलिमेंट एक्स लिए हैं तो इसका लेंथ एक्स लेंगे तो ज्यादा मजेदार रहेगा, एक्स लेंगे तो ज्यादा मजेदार रहेगा क्योंकि सारे इक्वेशन अपने को इसी की फॉर्म में। ठीक है, तो सारे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इसका लेंथ है एल ही लेके चलो, हम इंटीग्रेशन में बना लेंगे। इंटीग्रेशन में क्यों एल ही क्यों ले लिया मैंने, अब वापस को चेंज कर दिया। देखो अपन को किसके लेंथ की रिकॉर्डिंग निकालना है, एल लेंथ के हिसाब से निकालना है। तो पहले हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण एक बड़ा सा चेंजेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, v इंटू बी इंटू एल, ये आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक। अब ये L, ये जो यहाँ पास L है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा जो ये डिफरेंशियल लेंथ है। अब मान लेते हैं इसका डिफरेंशियल लेंथ कितना है, dx है। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ कितना है इसका, dx है, तो L की जगह dx लिख दो। ठीक है, अब v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v की जगह पुट कर सकते हैं अपन ये x इंटू ओमेगा इंटू v इंटू v इंटू dx, ये लिख सकते हैं और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। तो d का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e, और इधर क्या है, यहाँ पर जो जो चीजें कांस्टेंट है ना उसे बाहर निकाल दो। तो b जैसे, और यहाँ दो ओमेगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx। अब x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसको साइड में कहीं लिख लो, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। तो सिंपल सा इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो e इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसके लिमिट सेट कर देते हैं एक ही बार में, तो आसान हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा अपना। कितने से, 0 से लेकर के एल लेंथ, इसको मान लेते हैं 0 और इसके मान लेते हैं एल, 0 से लेकर के फाइनल एल लेंथ तक के लिए निकाल लेते हैं। तो ये अपना वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा बी इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 0। लिमिट को सॉल्व कर दी हमने सिर्फ, तो बी डब्ल्यू इज इक्वल, बी ओमेगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2, और सिंपल इसकी जगह लिखो 1/2 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा किसके लिए, ईएमएफ की वैल्यू। ये फाइनल ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी किसके रिकॉर्डिंग, एक मोशनल ईएमएफ आ जाएगा एक किसी कंडक्टर में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ईडी करंट, ये हो गया होगा, तो ईडी करंट समझ लेते हैं। ईडी करंट, ई डबल डी वाई, ईडी करंट। तो इसी में आगना नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, ईडी करंट। ई डबल डी वाई, ई डी सी यू डबल आर ई एन टी, ईडी करंट। व्हाट इज ईडी करंट, ईडी करंट क्या होता है, देखो ईडी करंट एक करंट, ईडी करंट आर दैट करंट जो कि एक बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को सिंपल समझ सकते हो ईडी करंट। मतलब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बार बार, या फिर रिलेटिव चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो किसी भी कंडक्टर में जो उसके अकॉर्डिंग्स पे रखा है, उसके रिलेटिव पे प्रेजेंट है, उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे ईडी करंट बोला जाता है। समझ आ गया। ईडी करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ईडी करंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो अपन पिछले चैप्टर में स्टार्ट पढ़े थे। ठीक है, पिछले चैप्टर में मतलब एक एग्जांपल लिया था ना किसका, गैल्वेनोमीटर, GLVANOMETER, गैल्वेनोमीटर। किस तरह का गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट मतलब डेड बीट बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को क्या बनाने के लिए, डेड बीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कौन से गैल्वेनोमीटर होते थे, डेड बीट गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होते थे जो कि एक
जैसे ही हम करंट चालू किए उसमें करंट सप्लाई होना चालू हुआ तो एक सर्टेन लिमिट पे जाके वो रुक जाएंगे, ऑसिलेट नहीं करेंगे। मतलब पहले के डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो नहीं होते थे, नॉन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, उसमें ऐसे जाके जो उनका पॉइंटर रहता था वो एक पॉइंट पे जाता था और वहां लगातार ऑसिलेट होते रहता था, ऑसिलेट होता था, फिर बहुत देर के बाद वो जाके स्टॉप होता था। तो उसके कारण अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है इंस्टेंट। तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के लिए हम उसमें गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्या बनाते हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सिंपल सी बात समझ आई। तो गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए हम यूज करते हैं ईडी करंट का कॉन्सेप्ट। ईडी करंट का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है? देखो, मैंने उस समय डेड बीट गैल्वेनोमीटर होने का एक क्राइटेरिया बताया था कि दैट हमारे पास जो भी सर्कुलर लूप इस तरह से जो भी ये उसमें मूव करता था, ठीक, ये एक लूप क्या था, जैसे ही करंट आता था तो ये उसके अकॉर्डिंग से मूव करने लगता था। अब मूव करने के कारण यहाँ पर जो पॉइंटर लगा रहता था वो पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करता था। इस तरह से पूरा सेटअप था ये गैल्वेनोमीटर का। अब गैल्वेनोमीटर पूरे समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा, तो पॉइंटर इस तरह, ठीक, ये पॉइंटर एक ही जगह पे आके इस तरह से और बार बार ऐसे सेक करते रहता था, मतलब ऑसिलेट करता था रिमेनिंग। ये कांस्टेंट वैल्यू अपने को नहीं देता था। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को पाने के लिए हमने क्या किया था, इसे पूरा इसके अराउंड, अरे इसको क्यों मिटा दिए, चलो इसके अराउंड इस तरह से वायर की कॉपिंग कर दी थी, मतलब वायर की एक लेयर लगा दिया था, ठीक है, वायर की एक लेयर, मतलब वायर को उसके अराउंड वुंड कर दिया था, रैप्ड कर दिया था। रैप्ड करने के कारण अब यहां से स्टार्ट होता है ईडी करंट का कॉन्सेप्ट। उस समय मैंने सिर्फ बोल दिया था कि ईडी करंट के कॉन्सेप्ट के कारण यहां ऐसा होता है, ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब उस दिन का कॉन्सेप्ट आप समझो। देखो इसमें होता क्या है, जैसे ही यहाँ इसमें करंट पास होगा, करंट कॉइल से आएगा, कॉइल के थ्रू इसमें से घूम करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा, ठीक है। अब इस तरह से गोल गोल घूमने के कारण ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इधर उधर, ठीक, ये हो गया। तो ये इसके गोल गोल घूमने के कारण एक मोशनल ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा। अब इसके अराउंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आने के कारण इसके अराउंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मतलब मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसके अराउंड अगर मोशनल ईएमएफ जो भी, मतलब इसके अराउंड जो क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या फिर इंड्यूस्ड करंट बोलो, ठीक, उसकी वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसके कारण ये क्या हो जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। अब ये जैसे ही घूमेगा, मोशनल ईएमएफ इस पे जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ईएमएफ क्या होता था, अपन ने लेंज लॉ का यूज करो। लेंज लॉ ये बोलता था कि जिस कारण से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था, ये मूविंग कॉइल, मतलब ये जो अपने पास ये कॉइल था, एक लूप था, ये मूव कर रहा था, उसके कारण प्रोड्यूस होता। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसे अपोज करने की कोशिश करेगा ताकि ये रुक जाए, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू बार बार बढ़ रही थी, ताकि वो कोशिश करेगा उसे रोकने की। तो ये इसे धीरे धीरे क्या कर देगा, बहुत ही इंस्टेंट रफ्तार से, मतलब पहले की मान लो अगर एक वैल्यू जब स्टडी वैल्यू पे ऐसे जाके उसको रुकने में 5 मिनट लगते थे, तो इंस्टेंट हो जाएगा, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में वो एक अपने को फाइनल वैल्यू पे ले जाके इस तरह से रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। यहाँ पास वो लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी ईडी करंट भी क्या है, एक टाइप का लेंज लॉ को भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और वो जाके एक जिसके कारण अपोज प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज कर देगा, मतलब इसके मोशनल के कारण प्रोड्यूस हो रहा था तो इसी के मोशन को अपोज कर देगा, तो ये रुक जाएगा, तो एक जगह डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। मतलब एक अपने को ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और अपने को एक इंस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, और इसलिए हम इसे डेड वेट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा हम सॉलिड SOLID सॉलिड METALIC मेटेलिक, ठीक है, सॉलिड मेटेलिक हो गया, या फिर सिंबल ये नहीं है, ठीक, ऐसे हम किसी भी सॉलिड एलिमेंट्स को, सॉलिड मेटल्स को इससे की मदद से, मतलब ईडी करंट्स की मदद से मेल्ट कर सकते हैं। सॉलिड मेटल्स को क्या किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। सॉलिड कंडक्टर्स को क्या किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। ऐसा कैसे, देखो
मेल्ट करने के लिए हम एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, OSCLATING, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि बार बार अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण एक क्या होता है, बार बार मैग्नेटिक चेंज होने के कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण अपना ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। अब ईडी करंट क्या है, ईडी करंट का हमेशा एक नेचर और होता है कि ये एक टाइप का थर्मल करंट, ठीक है, एक टाइप का थर्मल इफेक्ट, THERMAL, थर्मल EFFECT इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट भी शो करता है। थर्मल इफेक्ट शो करने का मतलब है कि ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है। थर्मल इफेक्ट क्या है, एक टाइप का हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो जिसके कारण ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट के कारण थर्मल इफेक्ट शो करेगा। थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण उसके अराउंड इस मेटल, जैसे ये अपने पास मेटल है, तो इस मेटल पे क्या होगा, वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये मेल्ट हो जाएगा, और अपने को तो मेल्ट ही करना था। तो सॉलिड मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके कुछ कुछ घाटे भी हैं, एडी करेंट्स के कुछ घाटे भी हैं। जैसे कि ईडी करंट का एक पहला ड्रॉबैक आ जाएगा कि इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपने को एक सॉलिड मेटल्स को मेल्ट करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने को सप्लाई करना पड़ेगा एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक एनर्जी लॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आता है कि हीट लॉस। हीट लॉस मतलब ज़्यादातर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इसी हीट में ही, ठीक है, जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं, तो इसी में जैसे सॉलिड को मेल्ट करना है तो उसमें क्या, उसे हीट करना पड़ेगा। हीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में, बाद में यहाँ हीट के फॉर्म में निकल जा रही है। तो एक तरीके से यहाँ हीट एनर्जी भी घाटे में आ जाती है, मतलब हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बर्बादी ही है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब बर्बादी नहीं बोलोगे, यूज़ कर लिया जा सकता है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। बट यहाँ सिंपल बोला जा सकता है कि दैट एक टाइप का ये ड्रॉबैक है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से डिसयूज, मतलब बर्बाद होती है, ये सिंपल से बोल सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ जाएगा। ईडी करेंट्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्बाद होती है। नेक्स्ट, ईडी करंट ईडी करंट में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या, एनर्जी जिस सिस्टम में आ रही है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ वो चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने सप्लाई किया ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो ऐसा हीट के फॉर्म में यहाँ से निकल गई, चलो ठीक है, हीट के फॉर्म में निकल गई। तो ये आ गया ईडी का। अब यहाँ इसका जनरली ईडी करेंट्स का कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं एज ए ट्रांसफार्मर वाले केसेस में भी, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। कैसे, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट ये मजेदार है, ठीक है। अपने पास क्या है, कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर्स होते हैं। हम ट्रांसफार्मर से देखते हैं तो बहुत सारे इस तरह से प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी इस टाइप से प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, पैरेलल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो हर एक प्लेट्स को यहाँ एक इस तरह से प्लेट्स, अब देखो एक अगर सॉलिड है, एक पूरा का पूरा अगर सॉलिड एक ले लिया जाए, सॉलिड मेटल्स को अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि उसमें ईडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो। ईडी करंट कम से कम प्रोड्यूस होगा मतलब थर्मल इफेक्ट वो बहुत कम से कम प्रोड्यूस करेगा। थर्मल इफेक्ट कम से कम प्रोड्यूस करेगा मतलब उसमें करंट की बर्बादी बहुत कम होगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स में जनरली हम क्या करते हैं, ईडी करंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम सिंपल सा इस तरह से स्मॉल पैरेलल क्या लगा देते हैं, इस तरह से पैरेलल शीट्स। अब जो अपने पास ये पूरा का पूरा सॉलिड था, इसको क्या कर लेते हैं, सॉलिड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसे सीट्स में बोलो ज्यादा अच्छा है, सीट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर देते हैं, बस सीट्स के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हर एक सीट्स को इस फॉर्म में हम एक पैरेलल में 1 बाय 1 पैरेलल में
अप्लाई करते जाते हैं पैरेलल में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर, तो उसी टाइप का अप्लाई करते चलते हैं। अब अप्लाई करने के कारण इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैमिनेशन। ठीक है, लैमिनेशन बोला जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक अपन क्या लेते हैं सॉलिड कोर, उससे लैमिनेटेड कोर में चेंज कर दे, लैमिनेशन करते हैं। ठीक, लैमिनेशन यानी होता है इंसुलेशन करना, LIMINATION, लैमिनेशन करना यानी सिंपल समझ के चलो इंसुलेशन करना। इसको क्या कर देते हैं, एक इसी तरह से मेटल्स की शीट बनाते हैं, मेटल्स की शीट को फिर इसके बाहर में उसको इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने से एक फायदा क्या होगा कि यहाँ हीट लॉस जो होगी, मतलब इसमें जो हीट ईडी करंट प्रोड्यूस होगा वो ईडी करंट इंसुलेशन के कारण दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और इसे टोटली दो टाइम एक रिवेल्ट्स के साथ जोड़ दिया जाता है। ये क्या है रिवेल्ट्स, मतलब उसके बीच में ये एक टाइप का नट टाइप का होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक यहाँ लगा है, ठीक है, एक यहाँ लगा है, तो जस्ट इसको थोड़ा दूर में ये लगा होगा। इसी तरह से सारी सीट्स को लैमिनेटेड इसे बोला जाता है, एक को लैमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो पूरे के सिस्टम को 1 बाय 1 पैरेलल में हम लगा देते हैं, तो सिंपल को पूरे को बोल सकते हैं लैमिनेटेड कोर, लैमिनेशन कोर बोल सकते हैं। तो एक लैमिनेशन कोर बना लेते हैं। अतः इसके कारण भी जब हीट उसमें जाती है तो उसकी हीट जो इसमें प्रोड्यूस होगी, उसकी हीट लैमिनेशन के कारण उसी में रहेगी और वो नेक्स्ट में पास नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण हम बहुत ज़्यादा ईडी करंट जो हीट के फॉर्म में वेस्ट होने वाला था उसे बचा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स में जनरली इसी तरह से होता है। और बस, तो क्लियर है, ये हो गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक भी बस यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले दिन। और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड है उसको खोलने के लिए JP वर्ल्ड, तो अगर PDF खोलना होगा तो JP वर्ल्ड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।